Good afternoon, sir. Now, today we are going to continue with exercise 2.1, question number 9. 8 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया था. एक लास्ट सम बच गया था 2.1 का, वो खत्म करके फिर हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे. चलो पहले ये तो देखते हैं. A shopkeeper has 6 tickets in a box. Total tickets कितनी है? 6. Two tickets among them are worth a price of ₹10, जिसमें से 2 टिकट में प्राइस है ₹10 की, and remaining tickets have price of ₹5. ओके, टोटल 6 टिकट में से 2 टिकट में ₹10 का प्राइस है और 1 टिकट में ₹5 का प्राइस है. ओके, 2 टिकट है जिसमें कितने रुपीस का प्राइस है? ₹10. और बाकी रिमेनिंग मतलब कितनी टिकट बची? 4 टिकट्स बची. उसके ऊपर प्राइस है ₹5 का. If a ticket is drawn at random from the box, find the expected value of price. हमें expected value मतलब मीन फाइंड करना है किसका? प्राइस का. ओके, तो x अपने ले लेते हैं रैंडम वेरिएबल प्राइस ऑफ अ टिकट. ओके, तो चलो x इक्वल टू x एंड प्रोबेबिलिटी p ऑफ x. अब हमारे पास जो टिकट है उसमें 2 ही टाइप के प्राइस है, ₹5 का प्राइस है और ₹10 का प्राइस है. तो x की 2 वैल्यू होगी. एक वैल्यू होगी ₹5. ओके, और एक वैल्यू होगी ₹10. एनी डाउट? नो सर. अच्छा, अब ₹5 वाली जो प्राइस है वो कितने टिकट के ऊपर है? 4 टिकट के ऊपर है आउट ऑफ 6 टिकट्स. यस और नो? क्वेश्चन में बोला है इफ अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट अपने को ड्रॉ करनी है रैंडमली. ₹5 वाली टिकट जो होगी जिसमें ₹5 का प्राइस है, ऐसी 4 टिकट है आउट ऑफ 6, तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 4/6. और ₹10 के प्राइस वाली कितनी टिकट है? 2 टिकट आउट ऑफ 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/6. यस और नो? सर इवन कौन दे लो ना? आके ना तो बोल दो. यस सर. यस अगर Yes, कंडीशन sir. करोगे तो ये होगा 2/3. यस सर. 1/3. और देखो सिग्मा px इज इक्वल टू 1. एडिशन करके देख लो तो सिग्मा px 1 आ गया. आ गया सर. अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने को बोला है. एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? x into px. 5 into 2/3, 10/3. 10 into 1/3, 10/3. तो सिग्मा x into px कितना होगा? 20/3. तो therefore expected value जिसको अपने e of x बोलते हैं वो होगा सिग्मा x into px इक्वल टू 20/3 ₹20/3. और पॉइंट में लिखना है तो क्या आएगा बोलो? 6.67. 6.67 is our answer. Any doubt? बहुत सिंपल सा सम था. No sir. So with this we have completed first topic of the chapter. क्या था पहला टॉपिक? पहला टॉपिक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये हर एक सम के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया. ओके, जिसके अंदर x होता है और px होता है. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला? क्योंकि हर बार सिग्मा px 1 था. ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये क्या है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो वो समझते हैं अपने वन बाय वन. पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं.
यहाँ तक कोई भी डाउट? सर टेबल के नीचे वाला रहने देना कैलकुलेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। Very important 1 mark definition, even asked in board exams many times. Dichotomous experiment. Dichotomous में जो ये डाई है, डाई DI, डाई का मतलब होता है टू। तो डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर सिर्फ दो ही आउटकम होंगे। An experiment which has exactly two outcomes, success and failure. एक होगा सक्सेस और दूसरा होगा फेलियर। ओके, ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोला जाएगा डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। पहले एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं रैंडम एक्सपेरिमेंट का। मार्क्स को नहीं बोलेंगे अपने, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 12th कॉमर्स। ओके, तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है हर एक के रिजल्ट में। क्या पॉसिबिलिटी है? आइदर दे विल बी पासिंग और दे विल बी फेलिंग। तो पास और फेल कितने आउटकम आए? दो ही आउटकम आए। ओके, हमने एग्जाम ली। ओके, और हम एक्स दे लेते हैं रैंडम वेरिएबल किसको? रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 12th कॉमर्स। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो पास हुआ होगा या तो वो फेल हुआ होगा। और कुछ हो सकता है? नो सर। नो। तो ये एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाएगा? डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन रेड। एक ड्रग था जिसको हमने रेड के ऊपर अप्लाई किया, चूहे के ऊपर। ओके, तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट, इट इज इफेक्टिव एंड सेकंड इट इज नॉट इफेक्टिव। ड्रग इफेक्टिव था या तो नॉट इफेक्टिव था। ड्रग देने के बाद चूहा मर गया, मतलब ड्रग इफेक्टिव है। और ड्रग देने के बाद चूहा नहीं मरा तो वो अनइफेक्टिव है, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, इनइफेक्टिव। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर खाली दो ही आउटकम आते हैं। एक होता है सक्सेस और एक होता है फेलियर। उसको बोला जाता है डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखो क्या होगी उसकी डेफिनेशन। ए रैंडम एक्सपेरिमेंट having exactly two outcomes, जिसमें सिर्फ दो ही आउटकम्स होंगे। और कौन से होंगे दो आउटकम? एक होगा सक्सेस और दूसरा होगा फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर इज कॉल्ड ए डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। जब भी डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन आए तो ये लिख देने का और एग्जांपल लिख देने के। एक एग्जांपल लेते हैं। इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन द रेड। ओके, यहाँ पर दो आउटकम कौन से आएंगे? पहला आउटकम आएगा द ड्रग इज इफेक्टिव एंड सेकंड नॉट इफेक्टिव। सेकंड, एक और एग्जांपल लेते हैं। बल्ब प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। ओके, इसके भी दो ही आउटकम्स होंगे। कौन से दो आउटकम होंगे? आइदर द बल्ब इज डिफेक्टिव और द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। खाली दो ही आउटकम आए तो इसको भी क्या बोला जाएगा? डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। एक और एग्जांपल लेना हो तो ले सकते हैं। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम। ओके, यहाँ पर भी दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर स्टूडेंट विल पास और स्टूडेंट विल फेल। तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें खाली दो ही आउटकम आते हैं, वन इज सक्सेस एंड अनदर इज फेलियर, ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोला जाएगा डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। एनी डाउट?
नो सर, नो सर डाउट। कॉइन का एग्जांपल नहीं दे। हेलो सर। अब सेकंड इज बर्नौली ट्रायल्स। अब ये बर्नौली इज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन। बर्नौली जो मैथमेटिशियन का नाम है और उसी के ऊपर से बना है बर्नौली ट्रायल्स। अब ये बर्नौली ट्रायल्स क्या है? If a dichotomous experiment having two outcomes, कौन से होते हैं उसके दो आउटकम्स? सक्सेस और फेल। सक्सेस एंड Success. फेलियर is repeated n times। n times यानी कि बहुत बार, 5 टाइम्स भी हो सकता है, 50 टाइम्स भी हो सकता है, 100 टाइम्स भी हो सकता है, 1000 टाइम्स भी हो सकता है। ओके, कोई भी डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट को अगर हम n टाइम्स रिपीट करते हैं and the probability of success remain constant in each trial। और हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच ट्रायल, then such trials are called बर्नौली ट्रायल्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इधर मैं डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट दे देता हूं। टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, इधर भी दो ही आउटकम आते हैं। कौन से होते हैं दो आउटकम? हेड या तो टेल। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हेड और टेल दोनों की 1/2 है। 1/2, यस और नो? यस सर। ओके, Yes. हम ये एक्सपेरिमेंट को अगर कॉइन को अगर हम 1000 बार भी टॉस करेंगे तो भी हेड और टेल आने के चांसेस कितने हैं? इक्वल चांसेस है। ओके, मैंने पहली बार टॉस किया तो हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था। दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड या टेल दोनों के आने के चांस तो इक्वल ही है। तो हेड को अगर हम सक्सेस बोले और टेल को अगर हम फेलियर बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों सेम ही है, कांस्टेंट रहता है, हर बार 1/2 रहता है। तो ऐसा डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब फेलियर भी आ ही गया। ओके, क्योंकि दो ही तो आउटकम थे, सक्सेस और फेलियर। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है तो फेलियर की भी तो कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि दो ही अगर आउटकम है, सक्सेस को अगर मैं p बोल दूं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को मैं q बोल दूं तो p + q 1 हो जाएगा। क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को 1/5 ले लेता हूं तो q अपने आप क्या हो जाएगा? बोलो 1 - 1/5, तो q कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा अपने आप। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोला मतलब फेलियर भी आ ही गया। रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच ट्रायल, हर बार एक्सपेरिमेंट को हम n टाइम्स करेंगे। ओके, और हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सच ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। अंडरस्टूड? यस सर। अब बर्नौली ट्रायल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। हर बार हम जब एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस remains constant in each trial। हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो कांस्टेंट ही रहेगी। बोलो, इसमें कोई भी डाउट? नो सर। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी, बर्नौली ट्रायल्स आर
म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, आपस में वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, तो होगा ही ना। इधर ही देख लो, हेड और टेल। कॉइन को मैंने पहली बार टॉस किया, हेड आया। दूसरी बार टॉस किया तो जो दूसरी बार टॉस करेंगे उसका जो भी आउटकम आएगा, क्या वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा? नो सर। नो। मैं कॉइन को तीसरी बार टॉस करूं तो तीसरी बार जो भी आउटकम आने वाला है, क्या वो पहले दो पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। हर बार जो आउटकम आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ओके, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर अपने कॉइन को 1,00,000 बार भी टॉस कर देना तो भी उसके बाद वाले ट्रायल में हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। अपने को क्या करना पड़ेगा? चांस लेना पड़ेगा, तुक्का मारना पड़ेगा कि या हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन को तुम 1 करोड़ बार भी टॉस कर दो, ओके, फिर भी तुम 1 करोड़ के बाद वाली बार जब टॉस करोगे तो तुम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हो कि क्या आएगा। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मतलब बर्नौली ट्रायल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। कोई भी ट्रायल प्रीवियस ट्रायल पे या बाद वाले ट्रायल पे डिपेंड नहीं करता है। दे ऑल आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ओके, एंड थर्ड, बर्नौली ट्रायल्स आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का किसको बोलते हैं? यूनियन। यूनियन इक्वल टू A union B. मतलब कि P प्लस Q इक्वल टू 1। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। P प्लस Q इक्वल टू 1। एनी डाउट? नो No सर। sir, no. तो अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग क्यों दिया है? तो बाइनोमियल, बाई का मतलब भी 2 होता है। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें खाली 2 ही प्रोबेबिलिटी होगी, एक होगी P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और दूसरी होगी Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो हम प्रॉपर्टीज समझने वाले हैं उसमें से एक प्रॉपर्टी 100% आती है। 100%, 99 भी नहीं बोल रहा। तुम मार्वल पेपर सेट का कोई भी पेपर निकाल के लिख लेना या पुराने बोर्ड के पेपर निकाल के देख लेना। प्रॉपर्टीज जो है उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में या आंसर इन शॉर्ट के फॉर्म में कहीं ना कहीं हर बार एक प्रॉपर्टी तो इसमें से पूछी जाती है। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब हम इसको पढ़ेंगे। सर। हेलो सर। बोलो। सर अनिश को ऐड करो ना। अनिश अभी अंदर तो था, कहाँ चला गया? वो वापस लेफ्ट हो गया, वापस हो रहा है वो। हाँ, 2 मिनट। सर बर्नौली ट्रायल को अपना एक्सक्लूसिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान यहाँ पे रहो। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P of x equal to NCX P raised to x Q raised to n minus x। where n is equal to total number of trials। n किसको बोला जाएगा? total number of trials को। x equal to number of success, x होगा number of success। p is equal to probability of success। ओके, वैसे तो ये दिया होता है, पर अगर ना दिया हो तो कैसे मिलेगा? ये x अपॉन n, नंबर ऑफ सक्सेस को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ। ओके, नॉर्मली तो ये दिया ही होता है, ना दिया हो तो x अपॉन n से मिल जाएगा। q is equal to probability of failure, और q कैसे मिलेगा? 1 minus p। q 1 minus p,
क्योंकि अपने को पता है P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। अगर हमको P पता है और हमें Q फाइंड करना है तो P को राइट साइड पे ले जाओ तो Q क्या हो जाएगा 1 माइनस P। एनी डाउट? नो सर। अब प्रॉपर्टीज of binomial probability distribution. Binomial probability distribution very important for 1 mark question. Most important है ये। यहाँ पर 8 प्रॉपर्टी दी है। ये 8 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी या तो एमसीक्यू में या तो आंसर इन शॉर्ट में आने के फुल चांस है, 100% चांस है। Most IMP for objectives. अब देखते हैं वेरी फर्स्ट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपने प्यार से बीपीडी बोलेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is a distribution of discrete variable. Very important. Binomial probability distribution किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट वेरिएबल का। डिस्क्रीट वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसमें अपने को x की डायरेक्ट वैल्यू दी होती है 0 1 2 3 4 और उसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी 1/3 2/7 ऐसा। इसके बाद का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पर जब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो वहां पे लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटीन्यूअस वेरिएबल का, जहां पर क्लास होती है 0 to 5 5 to 10 10 to 15 and so on. And binomial probability distribution is a distribution of discrete variable। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Any doubt? नो सर। नो सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। State the parameters of binomial probability distribution. So its parameters are n and p। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होते हैं n and p। ये पूरी फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट n और p है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्योंकि अगर अपने को n और p पता हो तो p के ऊपर से q तो आ ही जाएगा। ओके, और x जो है वो तो अपने को क्वेश्चन में दिया होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1, तो x को 1 ले लेने का सब जगह पे। फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, तो x को 2 ले लेने का। पर अगर ये n और p में से एक भी चीज मिसिंग हुई, ओके, तो ये फॉर्मूला का कोई फायदा नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ ही नहीं सकते हैं। इसके लिए n और p सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए n और p को बोला जाता है पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एनी डाउट? नो सर। Third, mean of binomial probability distribution is n into p। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपने फॉर्मूला सम्स में तो यूज करेंगे ही, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मीन फाइंड करना है, मीन मतलब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो क्या होगा वो n into p। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n into p। Fourth, variance of binomial probability distribution is npq and therefore standard deviation will be square root of npq। ओके, वेरिएंस क्या होगा n into p into q और स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। और लाइफ में पहली बार और आखिरी बार ऐसा होगा कि जो वेरिएंस है वो मीन से छोटा होगा या मीन को इक्वल होगा, मीन से छोटा होगा। हाँ, ओके, नहीं तो हमेशा क्या होता है वेरिएंस इज ऑलवेज, वेरिएंस हमेशा कैसा होता है मीन से बड़ा ही होता है ना। वेरिएंस का मतलब स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है? अभी तक हमने जितनी बार भी वेरिएंस निकाला है 11th के अंदर भी हमने निकाला था बहुत बार, तो हमने जब भी वेरिएंस निकाला है वेरिएंस हमेशा मीन से बड़ा होता था।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर वेरिएंस जो है वो मीन से छोटा होता है। और छोटा होने का क्या कारण है, उसका कारण इस फॉर्मूला में छुपा है। P और Q दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। यस और नो? यस सर। अब मैथमेटिक्स का अंदर एक प्रॉपर्टी है, तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसको तुम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो 0 और 1 के बीच में है, तो जो ओरिजिनल नंबर है ना वो छोटा ही हो जाएगा। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, 100 को मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं जो 0 और 1 के बीच में है। बोलो कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में। 0.4 0.5 0.4। चलो करो 100 into 0.4, तो क्या आंसर आएगा? 40। 100 क्या बन गया, कम हो गया, 40 हो गया। मतलब कोई भी नंबर को तुम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो 0 और 1 के बीच में है, तो क्या होगा, रिजल्टिंग आंसर जो आएगा वो ये नंबर से तो छोटा ही आएगा। तो मान लो n और p वेरिएंस npq है, n और p का आंसर मान लो 10 है। np का मतलब क्या हुआ, मीन हुआ। ओके, मीन का आंसर मान लो 10 है। अब q तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही होगी। मान लो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.3 ले लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो आंसर कैसा हो गया, 10 से तो छोटा ही आ गया। 10 अपना मीन था और 10 को जब q से मल्टीप्लाई किया npq, तो वेरिएंस क्या हो गया, छोटा हो गया। बट सर ऐसा कैसे होगा, कम क्यों होगा इनटू करेंगे तो? तो बेटा 10 into हाँ सर पता चला, पॉइंट है। हाँ, बराबर। इसके लिए कोई भी नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है, कोई भी नंबर 0 1 के बीच में है, उस नंबर को तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रिजल्टिंग आंसर छोटा ही आएगा। ओके इसके लिए np भले कितना भी बड़ा होगा, मीन भले कितना भी बड़ा होगा, पर वो मल्टीप्लाई q से हो रहा है और q जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो आंसर छोटा ही होने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है कि जो मीन है वो वेरिएंस से बड़ा है। ओके, तो इसके अंदर याद रखना, ऐसा सिर्फ बाइनोमियल में होता है, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। और ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान यहाँ पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ p is less than 1/2, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर उसकी वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 से छोटी है, देन पॉजिटिव स्क्यूनेस, तो वो स्क्यूनेस को क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यूनेस? स्क्यूनेस किसको बोलते हैं, पढ़ा था ना 11th में। हाँ सर 11th में आता था। हाँ, स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस का मतलब होता है इरेगुलरिटी इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ हमारा बेल शेप्ड है, तो इसकी स्क्यूनेस 0 है। ओके, स्क्यूनेस का मतलब इरेगुलरिटी, इसकी स्क्यूनेस 0 है। और मान लो हमारा कर्व राइट टेल आ जाए ऐसा, लेफ्ट टेल आ जाए, या तो राइट टेल आ जाए ऐसा, तो इसकी स्क्यूनेस आएगी। तो स्क्यूनेस का मतलब होता है इरेगुलरिटी। स्क्यूनेस पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो स्क्यूनेस पॉजिटिव कब होगी, जब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 से छोटा आएगा, p less than 1/2, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। if p is greater than 1/2, then negative skewness, and if p is equal to 1/2, then symmetric distribution, zero skewness। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये बेल शेप, कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो स्क्यूनेस। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर है Yes, sir. सबको? तो ये प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टी है जो तुमको याद रखनी है। 1 मार्क एमसीक्यू के अंदर ये आंसरिंग शॉर्ट में पूछी जा सकती है। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सम्स based on binomial probability distribution। Exercise 2.2।
यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Exercise 2.2, question number 1. For a symmetric binomial distribution, question में क्या वर्ड यूज किया है? Symmetric binomial distribution. Binomial distribution तो बोल दिया है, ओके, और सिमेट्रिक वर्ड आ गया। तो अभी याद करो प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमने पढ़ा सिमेट्रिक कब होता है? P is equal to 1/2. P equal to 1/2। तो सिमेट्रिक का मतलब हो गया P is equal to 1/2। अब अगर P 1/2 होगा तो Q कितना होता है? 1 minus P, 1 minus 1/2, तो Q भी 1/2 हो जाएगा। और बोला है n equal to 8, n equal to 8 is given। पहले बोला था सिमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके ऊपर से अपने को P और Q मिल गया, फिर n अपने को 8 दिया है और बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉलर इक्वल टू 1। क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉलर इक्वल टू 1। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, बताओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? NCx P raised to x Q raised to n minus x। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Less than 1. Therefore, P of x smaller equal to 1 ढूंढने को बोला है। ढूंढते हैं ब्रेक के बाद। लेस देन 1 मिनट बाकी है, बीच में भी लेक्चर कट हो जाएगा, तो फटाफट सब लोग रिजॉइन हो जाओ। चलो लेट अस कंटिन्यू। अब देखो P of x smaller equal to 1 का मतलब क्या हुआ? आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. P of x equal to 0 and x equal to 1। x smaller equal to 1 मतलब 1 या तो 1 से छोटा, तो 1 होगा या तो 0 होगा। एनी डाउट? No, sir. चलो x equal to 0 के लिए ये पूरी फॉर्मूला में जहां पर भी x होगा वहां पर 0 रखेंगे, बाकी n p और q वो तो फिक्स है। n की जगह पे क्या आएगा? 8, 8c0, p है 1/2 raised to 0, q है 1/2 raised to 8 minus 0, प्लस x equal to 1 के लिए क्या होगा? 8c1, p है 1/2 raised to 1, q है 1/2 raised to 8 minus 1 यानी 7। एनी डाउट? 8c0 होगा 1 इंटू 1/2 रेज टू 0 है और इधर 8 है, तो 1/2 रेज टू 8 लिख दो, प्लस 8c1 होगा 8 इंटू 1/2 का पावर इधर 1 है और इधर 7 है, 1 + 7 यानी कि 8 इक्वल टू 1/2 रेज टू 8 कॉमन, आंसर बचेगा 1 + 8, दोनों में से 1 + 2 रेज टू 8 कॉमन निकल गया, बचेगा 1 + 8 इक्वल टू 1/2 रेज टू 8 मल्टीप्लाई बाय 9, इट इज इक्वल टू 9 अपॉन, बोलो 2 रेज टू 8 कितना होता है? 256. 256, तो 9/256 इज आवर आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. और आंसर से अपॉन भी दे दो, कटेशन होता है तो करने का, नहीं तो चलेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दिया है, उसका मीन इक्वल टू 5 बोला है, और बोला है वेरियांस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऐसा अपने को दिया है, बोला है फाइंड पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फाइंड करने को बोले हमको? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब क्या फाइंड करना है? बोलो। एन एंड पी। एन एंड पी। और उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेलियर्स। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सर दिव्य को ऐड करो। none of the failures। दिव्य को ऐड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेलियर्स। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मीन अपने को 5 दिया है और वेरिएंस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोला है। वेरिएंस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन। तो देयरफॉर वेरिएंस इक्वल टू पी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अपने क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। यस और नो? यस सर। एन अपने को दिया है ये सबने? नो सर। नहीं दिया। ओके, अब ध्यान यहाँ पे, वेरिएंस अपने को पी दिया है, मीन अपने को 5 दिया है। अब पैरामीटर्स ढूंढे, मतलब अपने को एन और पी ढूंढना है। सबसे पहले तो पैरामीटर्स बोलो कैसे ढूंढेंगे हम? तो जब भी मीन और वेरिएंस दोनों अपने को दिया हो तो दोनों का रेशियो ले लेने का। याद रखना, जब भी मीन दिया और वेरिएंस दिया है तो वेरिएंस और मीन का रेशियो ले लेने का। वेरिएंस अपॉन मीन। वेरिएंस कितना है? पी है, अपॉन मीन। मीन कितना है? 5 है। अब वेरिएंस के नीचे उसकी फॉर्मूला NPQ, मीन के नीचे उसकी फॉर्मूला NP इक्वल टू P अपॉन 5। एनी डाउट? नो सर। n ऊपर नीचे काट, p ऊपर नीचे काट, तो क्या आएगा? q इक्वल टू p अपॉन 5। p और q को एक तरफ ले लो और नंबर को एक तरफ ले लो, तो क्या हो गया? q अपॉन p इक्वल टू 1 अपॉन 5, है ना? अब देखो इसके ऊपर से p और q कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट p और q का रेशियो हमारे पास है, उसके ऊपर से p और q अलग अलग कैसे लिख देने का? तो ये दोनों को टोटल करो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। 1 प्लस 5 कितना होगा? 6। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 लिख देने का। अब q के सामने 1 है तो q होगा 1 अपॉन 6, और p के सामने 5 है तो p होगा 5 अपॉन 6। अंडरस्टूड? ये पता चला कैसे लिखा? डायरेक्ट क्या किया? अगर q और p का रेशियो हमारे पास है तो दोनों रेशियो को प्लस कर देने का। 1 प्लस 5 6, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 6। अब q के सामने 1 है तो q में 1 लिख दो, p के सामने 5 है तो p में 5 लिख दो। p और q आ गए हमारे पास। हमको पैरामीटर्स बोले तो p तो आ गया। अब n हमें ढूंढना है। n ढूंढने के लिए अपने मीन का यूज करेंगे। मीन इक्वल टू 5 इज गिवन। मीन के नीचे उसकी फॉर्मूला n इंटू पी इक्वल टू 5। n हमें फाइंड करना है और p अपना 5 अपॉन 6 आया है। 5 आमने सामने कट, n इक्वल टू 6। n 6 आ गया, p और q आ गया। तो पहला आंसर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन से होते हैं? n और p। n है 6 और p है 5 अपॉन 6। दिस इज आवर आंसर 1। बोलो एनी डाउट? अब दूसरा क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेलियर्स। हमें क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग none of the failure।
ग्रामर आता है ना सबको? यस सर। हाँ तो बताओ, इसका मेक एफर्मेटिव करो। Probability of the failure, make affirmative. Probability of getting success. Very good, very good. सब होशियार हो ग्रामर में। It is equal to probability of getting none of the failure, एक भी failure नहीं, मतलब all success, सारे के सारे सक्सेस, और सक्सेस को अपने x बोलते याद करो। x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, और ऑल सक्सेस बोला है। ऑल सक्सेस मतलब कितनी सक्सेस, कितने ट्रायल है? 6 ट्रायल है, तो 6 में सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑफ द फेलियर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल सक्सेस। सक्सेस का मतलब x, ऑल मतलब सारे के सारे। कितने ट्रायल्स है? 6 ट्रायल है, तो 6 में सक्सेस। चलो फॉर्मूला NCX P raised to x Q raised to n minus x कैसे पता चलेगा? ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो n की जगह 8 सॉरी 6, c x की जगह पर भी 6, p कितना है 5/6 raised to 6, q कितना है 1/6 raised to n minus x 6 minus 6, 6 होगा 1 into 5/6 raised to 6 into 1/6 raised to 0 भी 1। चलो बताओ 5 raised to 6 कितना होगा? मल्टीप्लाई करो 5 को 6 बार। 15625 15625 और अपॉन ये 6 को 6 बार 46656 क्या 46656 46656। This is our answer number 2. Probability of getting none of the failure. चलो यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर मंडे को स्टेट्स का लेक्चर हुआ था, वो कब अपलोड करोगे ऐप में?